अप्रैल 1946, ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ। रामेश्वर मिश्र पंकज जी की पुस्तक है, पंडित मौली चंद्र शर्मा। इसका पृष्ठ संख्या है 250। भोपाल से उन्होंने फोटो कॉपी भेजा है करके, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ सुना रही हूँ। गांधी जी की मानसिक तैयारी के बारे में वॉयसराय वेबल की 9 अप्रैल 1946 की वह टिप्पणी महत्वपूर्ण है। कहाँ है? 8वें खंड में, ट्रांसफर ऑफ पावर के, जो वेबल ने उसी दिन गांधी से मिलने के बाद लिखी। और ये जो टिप्पणी है, ये गांधी वांग्मय के खंड 83 के परिशिष्ट 16 पर है। पेज संख्या इसमें कहीं और है। मेरे ख्याल से में शायद उस बूढ़े धूर्त को यह शक है कि अंग्रेजों को फुसलाना आसान है। धूर्ताधिराज अंग्रेज गांधी को धूर्त कह रहे हैं। इसको लीप पोत के इस काल नेमी को नेहरू ने संत, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी ने आईएनए पर बात शुरू की। आईएनए मतलब सुभाष बाबू की फौज पर बात शुरू की। क्यों? अब अंग्रेजों को उसको धमकाना है। केजरीवाल का बात है ये। गांधी ने आईएनए पर बात शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि वे मलाया में पकड़े गए लोग हैं, कमजोर हैं, डरपोक हैं। कांग्रेस की इतनी बड़ी बेवकूफी देखिए कि ऐसे लोगों को हीरो बना दिया। गांधी कैसा दोगला दुतरफा चाल चल रहा है। जब वेबल से, वॉयसराय से जब बतिया रहा है तो कह रहा है, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम्हारी चटनी बनाएगी, सुभाष चंद्र बोस, हमसे डील करो, हम बीच का रास्ता निकाल देंगे। और वेबल कह रहा है, वो तो ऐसे ही लोग हैं, तुम लोग हीरो बनाए हो। और फिर गांधी को चेतावनी दी, कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन चलाए जाने की धमकी खतरनाक हथियार है। ध्यान रहे, भारत में अभी भी हजारों अंग्रेज सिपाही हैं जो अहिंसक नहीं है, और ब्रिटिश लोगों का या उनकी संपत्ति को हानि पहुंचाए तो घोर हिंसा पर उतारू हो सकते हैं। गांधी को तो ये सब आगा खा पैलेस में रखते थे, मालिश वालिश होती थी, मेवा हुआ जाता था। वो आभा की डायरी छपी है ना, कितना जोड़ी कपड़ा जाता था, नेहरू के लिए किताब जाता था। यानी ये अंग्रेजों को वास्तविक जो उनको खतरा था जन आंदोलन के द्वारा, उस खतरे से बचाकर एक शील्ड की तैयारी कर रहे हैं। वेबल लिख रहा है कि देखो, यदि जन आंदोलन किया, हमारे लिए खतरनाक साबित हुए तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। खतरनाक कौन है? वीर सावरकर है, अंडमान में तिलक महाराज है, मांडले जेल में, और लाखों 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 लोग हैं। गांधी नेहरू उनके एलाई है, लेकिन अभी सब जा रहे हैं तो लेन देन कर रहे हैं, धूर्त। अच्छा, इसके बाद एक और है। 17 जुलाई 1946 को लुई फिशर, ये लुई फिशर कौन है? एक अमेरिकन है, अमेरिकन पत्रकार है। 17 जुलाई 1946 का मतलब क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। खत्म तो हो गया है, 44 दिसंबर में थोड़ा खींचा है, 45 में खत्म हुए 1 साल हो गया है। अमेरिका का स्टैंड क्या है? डीकॉलोनाइजेशन होगा, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खत्म होगा, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म खत्म होगा। क्यों? तुम्हारे में अपनी औकात दो कौड़ी की है, दुनिया भर में तुम जाके उनका लूटपाट के हमारी सहायता से तुम जिंदा हो, तो तुम्हारा सब सप्लाई लाइन कट कट कट। वो लुई फिशर कहता है, संसार बटा हुआ है, लग रहा है कि एक और युद्ध होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, उसके बाद कह रहा है लग रहा है एक और युद्ध होगा, और यह गोरी नस्ल और रंगीन नस्ल के बीच में होगा, गोरे काले में। और वो कहता है, हम डेमोक्रेसी वाले हैं, तुम लोग मानवता की बात करो, सिविलियन के हत्या की बात ना करो। लुई फिशर, यह युद्ध गोरी नस्ल और रंगीन नस्लों के बीच होगा। एटम बम बन चुका है, और अब युद्ध में बड़ी फौज की जरूरत नहीं रही, क्योंकि पता है सब फौज सलट चुकी है। थोड़े से वैज्ञानिक ही काफी हैं। अगले युद्ध में बस कुछ बटन दबाने होंगे, इसलिए नस्लों के बीच युद्ध बहुत खतरनाक है। उसको नहीं पता, गांधी को पता, 8 एटम बम था तुम पर, इसलिए तुम गए थे जापानियों के साथ डील करने 2 एटम बम गिराने के बाद। जापानियों को भी पता था। इस धमकी से लुई फिशर का आशय है कि भारत के अंग्रेजों को मत भसाओ,
मत भगाओ वरना नस्ली युद्ध संभव है। गोरी नस्ल वाले एटम बम के द्वारा काले एवं रंगीन लोगों को जिनकी विशाल आबादी संसार में थोड़े बटन दबाकर निपटा लेंगे। अभी गांधी अहिंसक, सच वाला, धूर्त शिरोमणि, वेवल की भी ऐसी तैसी कर रहा है, और लुई फिशर को कहता है कायरता तो हर चीज से बेहतर, कायरता से तो हर चीज बेहतर है, कायरता तो दोहरी हिंसा है। अंग्रेज को करता कहता है कायरता तो दोहरी हिंसा है, और सनातनी हिंदुओं को कायरता पर मजबूर करता है, ये ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में कमीना है। ये यहूदियों को कहता है हिटलर के आगे समर्पण कर दो। और ये कहता है लुई फिशर को, अब पूरा नहीं मैं पढ़ रही हूँ, गांधी जी अपना अफ्रीका का एक अनुभव सुनाते हैं। ये पंकज जी की पुस्तक के पृष्ठ 250 पर है। ये गांधी वांग्मय में कहा है मैं नहीं बता पा रही हूँ। वो एक कह रहा है एक बहुत लंबा चौड़ा काला अफ्रीकन था, उसको गोरे लोगों ने बहुत अपमानित किया, वो उनको कूटने के लिए तैयार हो गया, तब तक कैसे कैसे उन लोगों ने उसको ईसाई बना दिया, तो वो चुपचाप उन लोग के फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतर कर चला गया। और यह कहानी सुनाकर गांधी जी लुई से जो युद्ध की धमकी से उन्हें डरा रहा था बोले, उस निग्रो ने जो किया वह तो अहिंसा नहीं है। अब गांधी ये लुई फिशर से जो बतिया रहे हैं वो दो के बीच की बात है, हम तो आज पढ़ रहे हैं ना। और हिंदुओं को क्या कह रहे हैं, अगर वो तुमको मारना चाहे तो मर जाओ, वो बलात्कार करना चाहे तो बलात्कार होने दो, या अपनी जीभ काट के मर जाओ। ये क्या है इन्वर्टेड कॉमा में कमीना। इसके सारे डॉक्यूमेंट बता रहे हैं भी। यह तो उस निग्रो ने जो किया वह तो अहिंसा नहीं है, ऐसी कायरता से बेहतर था कि वह उस गोरे की पलट कर धुनाई कर, गोरे की पलट कर धुनाई केवल इस बात पर कर देता क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतरा। और यहाँ कह रहा है कि बलात्कार करें, संपत्ति छीन ले, जला ले, कन्वर्ट करें, तो लेट जाओ, भूलो नहीं उसको। ये ऐसा दोगला व्यक्ति है। हाँ, गांधी जी की बात सुनकर गोरा लुईस फिशर बोला, आपको अंदाज नहीं है कि इसका क्या परिणाम होता। अगर वह गुस्से में आकर गोरे पर हाथ डाल देता तो बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी होती। भारत की बात अलग है, यहाँ गोरे संख्या में अधिक नहीं है, तो तुम लोग मार कूट कर सकते। इसका लंबा जवाब है। सार ये है कि न डायरेक्ट एक्शन से गांधी जी को कोई फर्क पड़ता, हिंदू मरे मियाँ मरे उसकी बला से ना नेहरू को कोई फर्क पड़ता है। हिंदू मरे, गोरा मरे, काला मरे, मियाँ मरे, ईसाई मरे, उसकी बला से, उसको तो छोकरियों की सप्लाई। और यहाँ तो एडविना माउंटबेटन आकर पड़ी हुई है। आप ब्रिटिश हिस्ट्री में जाकर पढ़िए, माउंटबेटन कहता है मेरी लुगाई एडविना उस नेहरू के साथ मेरे आंख के आगे कर रही है। क्या कर रही है इसको तो लिखा नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रही। तो ये जो पाकिस्तान बना है ये मियाँ लोग के मारकाट से नहीं बना है। मारकाट का मामला 2 दिन में निपट जाता, गृह युद्ध करने की भी स्थिति नहीं है। सब हम ये फील्ड मार्शल के नोट से पढ़ के सुनाएंगे। इसलिए कांग्रेस से पास करवाओ, जाने के पहले पार्टीशन करवाओ, क्योंकि उस हिस्से की जरूरत ब्रिटिशर्स को नहीं, अमेरिका को है। किस लिए? रूस के कम्युनिज्म को कंट्रोल कर। अब मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ फील्ड मार्शल ऑचिन लेक का नोट। इसका नंबर है L/WS/1/1092FF-S1-6, डेटेड 11 मई 1946। और ये पार्टीशन कब बताते हैं? 14 अगस्त 1970। यानी 14 महीने पहले अभी विचार हो रहा है पाकिस्तान बनाया जाए कि ना बनाया जाए। ये इसको बताने में 2-3 वार्ता होगा। मैं बहुत शांति से धीरे धीरे पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता पब्लिक डोमेन में ये पत्र कहाँ उपलब्ध है।
जनरल हेडक्वार्टर्स दिल्ली 11 मई 1946। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान के समावेश के सामरिक निहितार्थों पर एक नोट। छोड़ छोड़ के मैं पढ़ रही हूँ। आइटम नंबर 1B, पाकिस्तान के दो हिस्से हो सकते हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, या फिर केवल पश्चिमी क्षेत्र जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पश्चिमी पंजाब शामिल हो। 1D, इसे एक ऐसे स्वायत्त शासी डोमिनियन के तौर पर समावेश किया जाएगा जैसी स्थिति कनाडा ऑस्ट्रेलिया की है, यानी वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा, उसकी हेड ऑफ द स्टेट रानी रहेगी, यानी ये आजाद नहीं हुआ। यानी अब 2025 में मेरे नरेंद्र का ये दायित्व है, संपूर्ण भारत भूमि पर दिल्ली के केंद्र सरकार का शासन हो, वहां पर रहने वाले श्रेष्ठ मानवों को वो सारी सुविधाएं मिले जो यहाँ पर हैं, और दुष्टों को वैसी ही सजा मिले जो यहाँ पर है। जिसकी स्थिति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि की तरह होगी, और पाकिस्तान के अनुरोध पर उन्हें ब्रिटिश जल, थल और वायुसेना और ब्रिटिश कर्मचारी उधार देगी ताकि उनके प्रशासन और प्रतिरक्षा में सहयोग किया जा सके। तो पाकिस्तान क्या है? अ ब्रिटिश डिजाइन, अ ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट the military interests of NATO led by United States of America, जिसका ब्रिटेन एक छोटा सा सहयोगी है। अब आइटम नंबर 2 कह रहा है, इंडियन ओशन में राष्ट्रमंडल मतलब मोटा मोटी ब्रिटिश एम्पायर के सामरिक हित, मिलिट्री इंटरेस्ट। तो कह रहा है 2A, पर्शिया और इराक से तेल की आपूर्ति, यानी यदि पूरा भारत हमारे हाथ से चला गया तो ये जो तेल वहां जाता है, इस सी लेन को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? भारत में तो भाषण देने वाले, पाकिस्तान पर भाषण देने वाले, मियाँ लोग पर भाषण देने वाले इन विषयों को जानते ही नहीं जानेंगे तो शत्रु से आप निपट नहीं पाएंगे। शत्रु कौन है? मियाँ दो कौड़ी का पैजामा पहना हुआ, जिसकी वेशभूषा ही इतनी कुरूप और भद्दी हो, जिसको उसने कुरूप और भद्दी वेशभूषा को स्वेच्छा से स्वीकार कर रखा हो, उसको आप शत्रु बनाकर सामने खड़ा रखेंगे तो असली शत्रु जो है WEST वेस्ट, उससे कैसे निपटेंगे? अभी देखिए, IMF से लोन अमेरिका ने दिलवाया, टेरर से निपटना भी है और भूखे नंगे को IMF यानी यूरोप वेस्ट का पैसा दिलवाया। क्यों दिलवाया? भारत से लड़ो। क्यों लड़ो? थोड़ा इसकी स्पीड को कंट्रोल करो। तो 2A में वो कह रहा है, इंडियन ओशन में ब्रिटिश एम्पायर को राष्ट्रमंडल कह रहा है, इसके मिलिट्री इंटरेस्ट। पर्शिया और इराक से तेल की आपूर्ति। 2B, हिंद महासागर के पश्चिमी प्रवेश द्वार रेड सी का नियंत्रण। 2C, हिंद महासागर के पूर्वी प्रवेश द्वार सिंगापुर और मलक्का स्टेट्स का नियंत्रण। इसमें आगे आएगा भारत की हिंद महासागर में जो लोकेशन है, पूरे हिंद महासागर का सी लोकेशन कौन तय करेगा? भारत की नेवी। तो एक पाकिस्तान अलग करो, एक बंदरगाह कराची है, ये समस्या है, आगे आएगा। 2D, अरब, इराक, अरब, भारत, बर्मा और मलाया के वायु मार्गों का उपयोग करने की योग्यता। 2E, बंदरगाह, नौसैनिक बेस और वायुसेना के अड्डे के रूप में उपयोग के लिए सिलोन का नियंत्रण। 2E में आगे कहता है, यदि भारत अमित्रवत होता है, यानी अभी सुभाष बाबू का डर सर पर मंडरा रहा है। कब सुभाष बाबू या सरदार पटेल? नोट कब का है? 11 मई 1946 का है। कब ये लोग नेहरू को भगा के गांधी को भगाकर पावर अपने हाथ में ले लेंगे? तब
यदि भारत ऐसा होता है तो भारत विल नॉट बी फ्रेंडली। या रूस, चीन या जापान जैसी उनसे शत्रुता रखने वाली किसी अन्य शक्ति से प्रभावित होता है तो हिंद महासागर में हमारी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की यानी ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिशर्स की सामरिक स्थिति अपुष्ट हो जाएगी और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हमारा संचार संबंध सर्वाधिक असुरक्षित हो जाएगा। भारत भूमि का ये क्षेत्र इन मिलिट्री कारणों से ब्रिटिशर्स की आवश्यकता है। अभी बताएंगे ये अमेरिका की आवश्यकता कैसे बना, और उसको भी बनवाया है ब्रिटिश सेना ने। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के बाहर का हिंदुस्तान पाकिस्तान को जीतकर अपने में मिलाकर भारत की एकता को पुनर्स्थापित करने के लिए एक अवश्यंभावी तकाजे को क्रियान्वित करने के लिए ललचा कर रूस के साथ जा सकता है। हम बना भी दें तो भारत के हिंदू आएगा आगे, बार बार हिंदू कहेगा, भारत के हिंदू छोड़ेंगे नहीं। रूस से प्रभावित हिंदुस्तान ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सुरक्षा के लिए धमकी बनकर इसके जल्दी विघटन का कारण बन सकता है। भारत का केवल अभी तुमको बाहर कर देने मात्र से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी वेस्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। इसको समझने के लिए एंगस मेडिसन पर जो मेरे भाषण हैं उनको आप लोग देखिए यूट्यूब में, कम से कम मेरे 7 या 8 भाषण।